Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. हम बात कर रहे थे यूरिन फॉर्मेशन की इन द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया लूप ऑफ हैनले और हैनलेस लूप. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में. हम पढ़ रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. हम एनसीईआरटी के हिसाब से सारी चीजें लाइन टू लाइन डिस्कस कर रहे हैं. सो हियर द नेक्स्ट हेडिंग इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज DCT. Conditional reabsorption of sodium and water takes place in this segment. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. कैसे समझेंगे इसको? यहां हम बना लेते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर. इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हैनलेस लूप तक हम पढ़ चुके हैं. ये है हैनलेस लूप. अब आ जाता है यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. यह है DCT. जब हम यहाँ पे बात करते हैं कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का, तो यहाँ पे हमने एक बात पढ़ी है कि जैसे जैसे फिल्ट्रेट ऊपर आता है इसमें से NaCl बाहर निकलता जाता है. NaCl के बाहर निकलने से जो हैनलेस लूप का असेंडिंग लिम्ब है उसमें ऑस्मोलैरिटी कैसी थी? हाइपोटोनिक. कैसी थी? हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट था हैनलेस लूप के असेंडिंग लिम्ब में. अब जैसे जैसे ये DCT की तरफ बढ़ा तो DCT की तरफ बढ़ने से यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से रीएब्जॉर्प्शन हुआ और उसको करवाने में मदद की हार्मोन ने, और इस रीएब्जॉर्प्शन में निकल गया सोडियम एंड निकल गया वाटर. अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये सेगमेंट? DCT इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3. वाटर के साथ सोडियम के साथ बाइकार्बोनेट का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है DCT से. बट अगर क्वेश्चन आ जाए कि कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर कहाँ होता है, तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर होता है DCT में. यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कारण क्या है, तो कारण है हॉर्मोन्स. यहाँ पे दो हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो रीएब्जॉर्प्शन करवाते हैं. फर्स्ट इज एल्डोस्टेरोन एंड द नेक्स्ट वन इज द ADH और वेसोप्रेसिन. ADH इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन. ये डिसाइड कर लेते हैं कि यूरिन में अगर ज्यादा पानी है तो बाहर निकाल लो, अगर कम है तो पानी भेज दो. तो इस तरीके से कंडीशन के हिसाब से ये काम करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर कहाँ होता है? ये होता है DCT में. एंड व्हाट इज द रीजन? कौन करवाता है इसको? इट इज डन बाय द हार्मोन्स. कौन कौन से हार्मोन्स हैं? एल्डोस्टेरोन एंड वेसोप्रेसिन और ADH. एल्डोस्टेरोन का दूसरा नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड. इसको बनाने वाला रीजन है एड्रीनल ग्लैंड का एड्रीनल कॉर्टेक्स. एड्रीनल कॉर्टेक्स इस हार्मोन को बनाता है और ये हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट हैं DCT के पास और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के पास, यानी कलेक्टिंग डक्ट जो है वहां पे भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये वाटर और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है. वेसोप्रेसिन नाम का हार्मोन बनाता है हाइपोथैलेमस.
हाइपोथैलेमस इस हार्मोन को बनाता है और बना के ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दे देता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। जब भी बॉडी को जरूरत पड़ती है तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और टारगेट कर देता है डीसीटी को। और इस हार्मोन को हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं क्योंकि इसका प्रेसिंग इफेक्ट होता है ब्लड वेसल्स पे। ये ब्लड वेसल्स का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। सो हियर DCT इज ऑल्सो कैपेबल। अब ये तो बात हो गई वाटर की और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन की। इसके साथ साथ DCT से बाइकार्बोनेट का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब ये तो रीअब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है सिक्रीशन की। सिक्रीशन किस किस का होता है उसी समय पे? हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड NH3। NH3 तो जहां पे हाइड्रोजन वहां पे NH3, क्योंकि हाइड्रोजन के जाने से एसिडिटी बढ़ेगी, pH कम होगा, उसको रेगुलेट करने के NH3 का जाना जरूरी है। इसी के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं सब मिलके? मेंटेन द pH एंड द सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। ये मिलके ब्लड की ऑस्मोलैरिटी और आयनिक बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं, ब्लड का सोडियम पोटेशियम लेवल मेंटेन कर रहे हैं। अब एनसीईआरटी के डायग्राम ने इस चीज को कैसे डिफाइन किया है उसको हम पढ़ते हैं। We are talking about this segment of the kidney tubule. We are talking about DCT. हम बात कर रहे हैं फिलहाल distilled convoluted tubule की। distilled convoluted tubule में जो एरोस ट्यूब्यूल से बाहर निकल रहे हैं वो एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। NaCl का ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। सोडियम हमने पढ़ा था कि सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है किसकी वजह से? वजह मैंने आपको बताई है, हार्मोन की वजह से, एल्डोस्टेरॉन की वजह से। वाटर का ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है और किसका हो रहा है? बाइकार्बोनेट का ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो जो एरोस बाहर निकल रहे हैं वो रीएब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं। सिक्रीशन किस किस का हो रहा है? सिक्रीशन जो एरोस ट्यूब्यूल्स के अंदर जा रहे हैं तो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन K पॉजिटिव का हो रहा है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन H पॉजिटिव का हो रहा है हाइड्रोजन आयंस का, और हो रहा है NH3 का ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो यहाँ पे ये सारी चीजें सिक्रीशन शो कर रही हैं और ये जो बाहर निकलने वाली दैट इज ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। हमने पढ़ा है DCT के बारे में। अब यहाँ पे एक की कॉन्सेप्ट, जब पानी बाहर निकल रहा है लगातार डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, तो यहाँ पे पहली बार यूरिन शब्द हम यूज करेंगे DCT में। सबसे पहली बार जो वर्ड यूरिन है हम यूज करेंगे। अब इसको यूरिन क्यों बोला है ये भी समझ लें। जब असेंडिंग लिम्ब से फिल्ट्रेट DCT में आया तो असेंडिंग लिम्ब में ये था हाइपोटोनिक टू द प्लाज्मा। इसकी ऑस्मोलैरिटी कैसी थी? हाइपोटोनिक, क्योंकि यहां से नमक बाहर निकल गया था सारा NaCl और यहाँ पे हाइपोटोनिसिटी ये शो कर रहा था। जैसे जैसे ये DCT की तरफ बढ़ा तो यहाँ पे पानी ज्यादा था तो DCT ने क्या किया? पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे लगातार जब पानी बाहर निकला तो ऑस्मोलैरिटी फिर से चेंज हो गई और अब ये हो गया हाइपरटोनिक। इट बिकम्स हाइपरटोनिक टू द प्लाज्मा। ये हाइपरटोनिक हो गया क्योंकि यहां से लगातार पानी बाहर निकलता रहा। और सबसे पहला जो शब्द यूरिन के लिए हम यूज करते हैं वो करते हैं DCT में। DCT के बाद जो यूरिन है वो जाता है कलेक्टिंग डक्ट्स में। अब कलेक्टिंग डक्ट्स का क्या रोल है? कलेक्टिंग डक्ट्स, this long duct extend from the cortex of the kidney to the inner part of the medulla. ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये कॉर्टेक्स से मेडुला रीजन तक एक्सटेंड करती हैं। कॉर्टेक्स से मेडुला रीजन तक ये कलेक्टिंग डक्ट्स एक्सटेंड करती हैं।
large amount of water could be reabsorbed from this region to produce concentrated urine. इस सेगमेंट से लगातार पानी बाहर निकलने की वजह से, ये लगातार पानी बाहर निकल रहा है इसमें भी, और जैसे जैसे पानी बाहर निकलता जाएगा जो टॉनिसिटी है वो भी चेंज होती जाएगी, और यहाँ पे जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे आएगा तो ये हाइपरटॉनिक हो जाएगा। किस नेचर का हो जाएगा ये? हाइपरटॉनिक। सो हियर this region to produce a concentrated urine. This segment allow passage of small amount of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolarity. It also plays a role in the maintenance of the pH and the ionic balance of the blood by selective secretion of H positive and K positive ions. तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये ध्यान से समझें कि जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो वाटर को बाहर निकाल रही हैं, साथ साथ में कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया को भी ये बाहर निकाल देती हैं। जब यूरिया बाहर निकलता है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आ जाता है, दिस इज मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। मेडुलरी इंटरस्टिशियम में यूरिया के होने से मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है, साथ साथ में ये ऐसी सेगमेंट है जो ब्लड या बॉडी फ्लूइड की आयनिक बैलेंस, ऑस्मोलैरिटी, पीएच को भी मेंटेन करती है। वो सभी कर रहे थे तो ये भी करेगी। सबका एक कॉमन फंक्शन है, तो कलेक्टिंग डक्ट्स का भी ये फंक्शन होगा। यहाँ पे बाहर निकल रहा है वाटर, बाहर निकल रहा है यूरिया, यानी कि वाटर का कलेक्टिंग डक्ट्स में टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, किस किस का? यूरिया का एंड वाटर का, और टिब्यूलर सिक्रीशन हो रहा है, टिब्यूलर सिक्रीशन हो रहा है K पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव आयंस का, यानी कि यहाँ पे अंदर आ रहे हैं K पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव आयंस। तो ये रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो ब्लड के साथ साथ यूरिन को भी कॉन्सेंट्रेट करता है, और ब्लड को कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है, बट ब्लड की पीएच और ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करवा देता है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा के, और मेडुलरी इंटरस्टिशियम की भी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो यूरिन है कलेक्टिंग डक्ट में जब प्रेजेंट होता है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा से कितनी सिमिलर या डिसिमिलर होती है, तो जैसे जैसे कलेक्टिंग डक्ट्स में आता है तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी होती है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, विच इज 4 टाइम्स टू द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द प्लाज्मा। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लाज्मा के कंपैरेटिव यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो 4 गुना ज़्यादा होती है, या यूरिन प्लाज्मा से या ब्लड से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट। वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड शब्द हम तभी यूज करेंगे जब किसी फ्लूइड में, लिक्विड में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हम प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो पेल्विस में ओपन होंगे और पेल्विस से सीधा ये यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरिथ्रा में जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेंटेन रहती हैं पीएच के हिसाब से या फिर ऑस्मोलैरिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे जितने भी टिब्यूल्स हैं, चाहे वो पीसीटी हो, डीसीटी हो, लूप ऑफ हेनले हो, कलेक्टिंग डक्ट हो, ये आयनिक बैलेंस, पीएच बैलेंस, ऑस्मोलैरिटी, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करते हैं। और ये सारे फंक्शन किडनी के भी हैं, क्योंकि किडनी की ही तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी टिब्यूल्स या यूरिनिफेरस टिब्यूल या nephron. So this is all about how the urine get formed. These are the different steps which involves in the urine formation.